नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। पिछले कुछ दिनों से पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को हम सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है यूपीपीसीएस 2016 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला। पॉलिटी से कम 15 से 20 प्रश्न आते हैं और पॉलिटी को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और गलत नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। 2015 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया था। आइए शुरू करते हैं 2016 के प्रश्नों से। 2016 का पहला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ए 10 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 15 दिनों तक, डी 16 दिनों तक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी 14 दिनों तक। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 109(1) में प्रावधान किया गया है। अर्थात धन विधेयक लोकसभा से पारित करके राज्यसभा भेजा जाएगा और राज्यसभा 14 दिनों तक अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उस पर जैसा भेजा है लोकसभा ने वैसा ही रूप में ही पारित मान लिया जाएगा। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संबंध संवैधानिक प्राधिकारी है। ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी समाज कल्याण, डी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए भारत का राष्ट्रपति को यह प्रावधान है कि किसी भी क्षेत्र को वो अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। 341 अनुच्छेद 1 और 342 अनुच्छेद 1 के तहत यह शक्ति मिली हुई है। वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के उपरांत ऐसा कर सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 में कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ए संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का संबंध अनुच्छेद 368 से है। तो पहले को 4 से। वित्त आयोग, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, इसका संबंध अनुच्छेद 280 से। वित्तीय आपात, ये भी मैं बता चुका हूँ, अनुच्छेद 360। और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं 4 3 1 2। तो देखते हैं 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में मिलता है हमको। बी 4 3 1 2। फ्रेंड्स, सूची मिलाने वाले प्रश्नों को करने का एक और तरीका होता है कि सबसे पहले जो आपको जानकारी है वो मिलाइए। जैसे मान लीजिए पहला हमने मिलाया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। अब दिए गए विकल्प में यदि आप चेक करेंगे तो ए का 4 अगर है, अगर सिर्फ एक ही में है तो बिना 3 को मैच के ही आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में है। देखिए यहाँ ए का 4 जब हम मैच कर रहे हैं तो पहले ही प्रश्न में हमको आंसर मिल जा रहा है, अर्थात हमारा आंसर बी होगा। तो इस तरह स्मार्ट तरीके से आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ए प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, बी विधायी तथा कार्यपालिका के मध्य, सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य, डी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो ये फ्रेंड सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध केंद्र तथा राज्यों के मध्य है। ये कब स्थापित हुई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्योंकि मैं पहले इस प्रश्न को बता चुका हूँ। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग है। एक, ए विधिक संस्था, बी असंवैधानिक संस्था, सी संवैधानिक संस्था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर मैं कई बार बता चुका हूँ और ये बहुत कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा था कि रिपीटेड प्रश्नों की कितनी महत्ता है आप इससे जान सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी संवैधानिक संस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ए 249, बी अनुच्छेद 250, सी अनुच्छेद 252, डी अनुच्छेद 253। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा डी अनुच्छेद 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किसी विषय पर या किसी राज्य क्षेत्र के संपूर्ण भाग या किसी एक पर्टिकुलर भाग में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है, जबकि अनुच्छेद 320 और 322 का संबंध लोक सेवा आयोग से है, जबकि अनुच्छेद 326 का संबंध लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना सुनिश्चित है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ए गोलकनाथवाद 1967 में, सज्जन सिंहवाद 1965 में, शंकर प्रसाद वाद 1951 में, डी केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रिपीटेड प्रश्नों की कितनी महत्ता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है और कई बार आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती वाद
1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी 1 साल। अनुच्छेद 249 का संबंध राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति से है, कानून बना सकती है और ये 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ए भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4(1)। तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है और व्याख्या के क्रम में मैंने कई बार बताया है कि इसका सही आंसर है ए भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित उपबंध है और इसका 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी ए लोगों की राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, बी लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए, सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी लोकतांत्रिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। जो सत्ता के शीर्ष पे केंद्र है, केंद्र से लेके राज्य और राज्य से लेके बिल्कुल ग्रामीण स्तर तक की व्यवस्था कराई गई, जिसमें लोकतांत्रिक शक्तियाँ एक जगह से केंद्रित न होकर के कई जगह में बटी हुई हो, उनका विकेंद्रीकरण हो, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट, लगातार तीसरा प्रश्न पंचायती राज से संबंधित। तो आप देख सकते हैं कि पंचायती राज कितना इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी GV.K. राव, सी B.R. मेहता, डी LM सिंघवी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी B.R. मेहता। बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट थी 1957 में, इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई थी। और बलवंत राय मेहता की समिति का गठन 1957 में भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो उसका आंसर होगा 1952। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसका आरंभ कब हुआ? 1953। इन दोनों द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, संविधान के अनुच्छेद को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, तो पहले आइए देखते हैं कि दोनों कथन सही है कि नहीं है, उसके बाद हम इन दोनों की देखेंगे कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। जबकि कई जगह मिलता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन जहाँ भीमराव अम्बेडकर का नाम आ जाएगा वहाँ आप आँख बंद करके अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानिएगा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है, जो मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि चूँकि अनुच्छेद 32 में ही मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है, इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पूरे संविधान में सिर्फ एक अनुच्छेद चुनने के लिए कहा जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी अनुच्छेद 32 का नाम लिया था। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ये प्रश्न भी पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी अरुणाचल प्रदेश। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होती है। आपको बताते चलें कि नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में दिल्ली में ही पंचायती राज व्यवस्था लागू है, बाकी अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो दोनों प्रश्न बन सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। तो आंसर होगा आपका नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका उत्तर होगा दिल्ली। नेक्स्ट, 2016 का जो प्रश्न पत्र बनाया गया था वो पूरी तरह से पंचायत पर ही बेस्ड था। अगला क्वेश्चन एक बार फिर पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का विधानमंडल, सी भारत का संसद, डी भारत का राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43
ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध कराएगा। नेक्स्ट, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए, संसद में साधारण बहुमत से तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से। बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चलें कि बहुमत 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में होता है कि जो 50% और +1 अगर वोट किसी को मिल गया, यानी आधे से एक अधिक, तो वो साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पास हो जाता है। जबकि विशेष बहुमत में प्रत्येक सदन में 2/3 उपस्थित और मत देने वालों से किसी विधेयक को पास होना जरूरी होता है। और कुछ कुछ मामलों में इसमें पास होने के अलावा उस राज्यों की अनुसमर्थन भी जरूरी होता है। लेकिन भारत में कोई भी नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित कर दिया जाता है। अर्थात नए राज्य सृजित करने के लिए विशेष बहुमत की नहीं बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता। और यह संशोधन 359 के अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? ए, लोकसभा। बी, राज्यसभा। सी, संसद। डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स संसद। नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार संसद को है और लोकसभा और राज्यसभा संसद के ही भाग हैं। तो इसलिए चूंकि यहाँ संसद दिया हुआ है इसलिए हम उसको संसद ही चूज करेंगे। जैसा आपको पता है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 380। बी, अनुच्छेद 312। सी, अनुच्छेद 60। डी, अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर है इसका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति से संबंधित बातों को लिखा गया है। नेक्स्ट, एक बार फिर सूची मिलाने से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कुछ संस्थान के नाम दिए हैं जबकि सूची 2 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। इधर कुछ अनुच्छेद हैं 315, 280, 148 और 323A। तो आइए जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको फॉलो करते हैं और जो पहले आपको याद है उससे मैच करते हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वित्त आयोग किस में है। वित्त आयोग का जिक्र अनुच्छेद 280 में है और संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र अनुच्छेद 315 में है। तो हम इन दोनों प्रश्नों को मिलाने के बाद देखते हैं कि 2 प्रश्न सही हो रहे हैं, यानी A का 2 जगह दिया है, लेकिन D का जब 1 मिलाते हैं तो हमारा उत्तर तुरंत मिल जा रहा है और हमारा उत्तर मिल रहा है A। अर्थात आप सिर्फ 2 ही कथन जानते हैं इसमें तो भी इस प्रश्न का सही उत्तर आप दे सकते हैं। इसलिए स्मार्ट तैयारी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 का 3, B का 2, C का 4 और D का 1। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। A 21, B 15, C 11, D 7। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड 21। संविधान के अनुच्छेद 243 में जिक्र है कि सहकारी समितियों के निदेशकों की मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है? 21। 2016 का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सी, लोकसभा अध्यक्ष। डी, भारत का महान्यायवादी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद और कौन धारण करता है? राज्यों के राज्यपाल। तो एक साथ दोनों को याद रखिएगा। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार विधि के प्रश्नों पर भारत सरकार को राय देने के लिए होता है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। यदि अगर पूछ ले प्रश्न में कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AG। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू गाइज।